नमस्कार दोस्तों, आगे चलते हैं। यहां तक हम लोगों ने कर लिया था, आगे चलते हैं। ठीक है, मैंने दो सेट बनाया था इसका। आगे चलते हैं। देखो, यहां तक हो गया था। यहां तक हो गया था। ठीक है। इस क्वेश्चन के बारे में, 41 नंबर क्वेश्चन के बारे में बताना था। तो देखो, 41 नंबर क्वेश्चन को छोड़ दो। ये क्वेश्चन मुझे नहीं लगता है कि बहुत हार्ड है, तो इसको स्किप करते हैं। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन को स्किप करो, इसको छोड़ दो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है 42वां नंबर क्वेश्चन। 42वां नंबर क्वेश्चन कहता है, किसी अर्थव्यवस्था में, समझना, किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तु और सेवाओं का कुल मूल्य को व्यय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए निम्नलिखित में किस विधि का उपयोग किया जाता है। देखो, अंतिम वस्तु की बात हो रही है और ये नेशनल इनकम का है, परिभाषा है। नेशनल इनकम क्या होती है? देखो, चार चीज होती है, आपको समझ लेना है। एक होती है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम होता है नेशनल इनकम होता है किसी भी देश के उस नागरिक के द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को नेशनल इनकम कहा जाता है। मतलब नागरिक के द्वारा, नागरिक इसमें होना चाहिए, नागरिक के द्वारा एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को नेशनल इनकम कहा जाता है। जिससे मान लो कि बहुत से लोग अमेरिका में भारतीय रह रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, तो क्या वो नेशनल इनकम में काउंट होगा? तो बिल्कुल काउंट करेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग भारत में रह के पैसा कमा रहे हैं, विदेशी नागरिक, तो क्या नेशनल इनकम में काउंट होगा? तो नहीं होगा। नेशनल इनकम में सिर्फ और सिर्फ उस देश के नागरिक के द्वारा बात किया जाता है। ठीक है। जीडीपी क्या होता है? जीडीपी होती है उस देश के भौगोलिक क्षेत्र के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मौद्रिक मूल्य होता है, उसको जीडीपी कहा जाता है। जीडीपी में विदेशी नागरिक को भी और भारतीयों को भी शामिल किया जाता है, लेकिन वो बाउंड्री के अंदर होती है। बाउंड्री के अंदर के सारे लोगों को हम उसमें इंक्लूड कर लेते हैं जीडीपी में। ठीक है, ये होती है जीडीपी। जीएनपी क्या होती है? जीएनपी जीएनपी होती है कि एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य को जीएनपी कहते हैं। मतलब जीडीपी तो इसमें आता ही आता है, लेकिन इसमें नेट इनकम आ जाता है। नेट इनकम का मतलब होता है नेट इनकम आता है। नेट इनकम का मतलब होती है कि जैसे बहुत से लोग जो हैं, बहुत से लोग, हमारे देश के बहुत से नागरिक विदेश में रह के पैसा कमा रहे हैं, तो क्या वो जीएनपी में शामिल करेंगे? तो बिल्कुल उसको करेंगे। लेकिन जो बहुत से लोग हैं वो क्या बोलते हैं, इंडिया में रह के पैसा कमा रहे हैं विदेशी, तो क्या उसको जीएनपी में शामिल किया जाएगा? तो नहीं किया जाएगा। ठीक है। एक होती है एनडीपी का अगर निकालना हो, तो जीडीपी में से हम मूल्यह्रास को माइनस कर देते हैं। मूल्यह्रास को हम माइनस कर देते हैं, तो ये मेरा एनडीपी मिल जाता है। अगर मुझे एनएनपी चाहिए तो जीएनपी में से आप मूल्यह्रास को माइनस कर दो, मूल्यह्रास को माइनस कर दो। और जो एनएनपी होता है ना, एनएनपी होती है फैक्टर कोस्ट पे ही हम लोग नेशनल इनकम को मेजर करते हैं, नेशनल इनकम को मेजर किया जाता है। ठीक है, तो ये बातें सब होती है। अब आ रहा है, किसी अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल व्यय को जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना किया जाता है। कुल व्यय के अगर आप जोड़ रहे हो तो राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हो, तो राष्ट्रीय आय की गणना क्या होगा? किस विधि से? मूल्य वर्धित विधि से, उत्पादन विधि से, व्यय विधि से। किससे करोगे? तो ये होती है व्यय विधि से। समझ रहे हो? व्यय विधि से किससे किया जाता है? तो ये व्यय विधि से करते हैं। ठीक है, एक एक मिनट मैं थोड़ा सा आंसर देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या था? 42। आठ है ना?
हम्म क्वेश्चन नंबर 42। हाँ, 42 में क्या होगा? व्यय विधि। इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यय विधि। देखो, नेशनल इनकम को मतलब नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं, मापने के तीन विधि है। देखो, तीन विधि है। एक तो है व्यय विधि, एक है उत्पादन विधि, और एक है आय विधि। जो देख रहे हो ना, व्यय विधि, व्यय विधि, व्यय विधि, व्यय विधि, उत्पादन विधि, उत्पादन विधि और आय विधि। ये जो है ना, आय विधि, ये जो है, ये नेशनल इनकम के मापने का टाइप होती है, लेकिन इसमें क्या बोला गया है कि हम व्यय को जोड़ रहे हैं। तो व्यय को जोड़ोगे तो व्यय विधि से माप होगा। समझ रहे हो ना? राष्ट्रीय आय के मापने का तीन विधि होती है, साधन लागत या आय विधि। इसी को आय विधि कहा जाता है या साधन लागत कहा जाता है, साधन लागत। साधन लागत कहा जाता है, लागत कहा जाता है, ठीक है, साधन लागत कहा जाता है। समझ रहे हो? और ये फैक्टर कॉस्ट, ये जो होती है ना आय विधि, आय विधि जो होती है, आय विधि, ये फैक्टर कॉस्ट पे मापा जाता है, फैक्टर कॉस्ट पे, फैक्टर कॉस्ट पे आय विधि को मापते हैं, फैक्टर कॉस्ट पे आय विधि को मापा जाता है, ठीक है। और यही नेशनल इनकम होती है, नेशनल इनकम यही होती है, ठीक है। तो इस तरह से देखोगे तो राष्ट्रीय आय को मापने के लिए तीन, तो यहाँ पे आय विधि, उत्पादन विधि और व्यय विधि की गणना किया जाता है, ठीक है। तो जो आय विधि होती है, साधन लागत आय विधि, इस राष्ट्रीय नागरिक के द्वारा वित्तीय वर्ष में लगान, मजदूरी, ब्याज, किराया की जो होती है ना, उसको अर्जित करने का जो राष्ट्रीय आय होती है, इसी विधि से लागत या आय विधि कहा जाता है। ये आय विधि पे ही हम लोग राष्ट्रीय आय को मापते हैं, आय विधि। आय विधि को ही हम लोग क्या बोलते हैं? साधन लागत बोला जाता है, साधन लागत, लागत। और ये जो होती है ना लागत, लागत होती है, इसी पे मापा जाता है। ये जो होती है एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट पे ही हम लोग नेशनल इनकम को मापते हैं, नेशनल इनकम को मापा जाता है, नेशनल इनकम को मापा जाता है, ठीक है। समझ रहे हो? ये होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, और व्यय विधि में क्या होती है ना, जो राष्ट्रीय आय एक वर्ष में सभी अंतिम वस्तुओं को जो व्यय का योग किया जाता है, जो कितना एक्सपेंडिचर किया, उसको व्यय विधि कहा जाता है। और उत्पादन विधि होता है कि कितना उन्होंने उत्पादन किया, उत्पादन कितना किया एक समस्त वर्ग में, किन्होंने उत्पादन किया, ठीक है। ये होती है फाइनेंशियल फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था 1989 में, ये किया गया था 1989 में। ये होती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी स्थापना 1989 में किया गया था, फ्रांस की राजधानी पेरिस में की गई थी। ये एटीएफ एक अंतर सरकारी निकाय है, जिसे G7 शिखर सम्मेलन के दौरान स्थापित किया गया था, ठीक है। समझ रहे हो ना? ये जान तो क्या करती है, ये ब्लैक लिस्ट में डालती है, जैसे कोई आतंकवाद वगैरह में अगर शामिल हो तो उसको डाल दिया जाता है। उससे क्या होती है ना, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह में डाल दिया जाता है, तो उससे डालने से क्या होती है ना कि उस देश को कोई और लोन नहीं देगा, जैसे वर्ल्ड बैंक, फिर आईएमएफ, ये सब लोन देती है ना, तो नहीं देगा वो, जब तक अगर इसमें डाल दिया तो। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1958 में, 1958 में ग्रेट लिपि फॉरवर्ड अभियान 1958 में शुरू किया गया था, ठीक है। एक दलीय शासन के अंतर्गत जब चीन के गणराज्य की स्थापना हुआ था ना, उसके बाद ये शुरू किया गया था। 1958 में ही ग्रेट लिपि फॉरवर्ड अभियान की शुरुआत किया गया था, जिसका उद्देश्य था बड़े पैमाने पर देश को औद्योगिकरण करना और लोगों को अपने घर के जो भी पिछवाड़े में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में जो भी प्रारंभिक होते थे उसको किया जाता था, ठीक है। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था फ्रेक व्हिटले, फ्रेक व्हिटले। जेट इंजन का आविष्कार फ्रेक फ्रेक व्हिटले ने किया है। जैसे डीजल इंजन का, देखो ये जो है ना, ये ऑप्शन देख रहे हो, डीजल इंजन का किया है, ये डीजल का किया है, डीजल का किया है, ये रूफलेट डीजल का। डैमर जो देख रहे हो, डैमर,
ये डैमर किसका किया है? ये गैस इंजन का किया है, गैस इंजन का, गैस इंजन का, गैस इंजन का किया है। और ये निक होलोनॉक जो है, ये एलईडी का किया है, एलईडी, एल एलईडी किसका किया है? एलईडी, एलईडी, एलईडी का किया है, एलईडी का किया है। ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो किया था फ्रैंक व्हिटले ने, फ्रैंक व्हिटले ने। मोबाइल फोन का मार्टिन कुफुर, भाप इंजन का जेम्स पार्ट, डायनमो माइकल फराइडे, रेल इंजन जॉर्ज स्टीफेंस। पूछा जाता है रेल इंजन का किसने किया था? जॉर्ज स्टीफेंस। रडार का आर डब्ल्यू वाट, और रडार का ये। निम्नलिखित में कौन सा देश का पुराना नाम अपर वोल्टा था? अपर वोल्टा। तो अपर वोल्टा जो था, ये था बुर्किनिया फारकोस, बुर्किनिया फासो का था। बुर्किनिया फासो का नाम अपर वाल्टा था, अपर वाल्टा, अपर वाल्टा था, अपर वाल्टा। ठीक है। बहुत सारे नाम जो थे ना वो थे, जैसे टंगानिया एंड जंजीबार, इसका नया नाम जंजीनिया है। और इसकी राजधानी कहाँ है? डोडोम्बा, डोडोम्बा। फिर है तुर्कमेन, तुर्कमेन का पहले तुर्कमेन था, लेकिन अब तुर्कमेनिस्तान कर दिया गया। हॉलैंड अब नीदरलैंड हो गया है। फोमेसा ताइवान, बक बक बकना लैंड बोस्वाना अब है। सिलोन, सिलोन पहले पता है श्रीलंका का नाम सिलोन था। पहले पता है पुराना नाम श्रीलंका का सिलोन था, सिलोन, सिलोन था। लेकिन अब नाम हो गया है श्रीलंका। दाहेमी, बेनिन। जापान का पहले पुराना नाम पता क्या था? निपोन, निपोन था, निपोन। अब जापान कर दिया गया। ठीक है। इस तरह से पुराना नाम हो गया। खरगोश का वैज्ञानिक नाम क्या है? खरगोश का वैज्ञानिक नाम बास इंडिकस नहीं, कैप्टा हिमिटिमस। ये है ओरिकेटलस क्यूमिनस, ओरिकेटलस क्यूमिनस, ओरिकेटोलस क्यूमिनस। ठीक है। ये है खरगोश का वैज्ञानिक नाम। देखो मेढक का वैज्ञानिक नाम है, मेढक का जैसे ये देख रहे हो ना, ये रानीकिटी स्क्रिंटिना, ये है मेढक का, मेढक का। ये है बॉस, बॉस इंडिकस जो है गाय का है, गाय का, गाय का। ये देख रहे हो बकरी का है, ये बकरी का है, ये बकरी का, बकरी का। मनुष्य का हेमोसेपियंस, छिपकली का लसर टिलिया, कुत्ता का कैनियस फैमिलियस, भेड़ का ओतिजिम अराइज, भैंस का बुबालस बुबालस, चूहा रैटस, भालू मैमिटस कार्वा। तो समझ रहे हो ना? तो खरगोश का रासायनिक नाम क्या है? ऑरिटोकस क्यूनिमस। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र वंजी महाजनपद के अंतर्गत नहीं आता था? वंजी, वंजी की राजधानी कहाँ था? वंजी की राजधानी था वैशाली, वैशाली। तो ये मुंगेर नहीं आता था, मुंगेर, क्योंकि वैशाली, दरभंगा और मुजफ्फरपुर वंजी क्षेत्र के अंतर्गत आते थे। ठीक है। ये ध्यान रखना। जब मुंगेर जो था ना वंजी महाजनपद के अंतर्गत नहीं आता, आपको पता है ना, उसमें 16 महाजनपद थे, 16 महाजनपद। 16 महाजनपद की राजधानी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। ठीक है। समझ रहे हो? देखो, तो निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र बंजी महाजनपद के अंतर्गत नहीं आता था? तो बंजी की राजधानी कहाँ थी? वैशाली था, ये सबको पता होना चाहिए। बंजी की जो राजधानी था, बंजी की राजधानी, बंजी की जो राजधानी था, बंजी, बंजी, बंजी की जो राजधानी था वो था वैशाली, वैशाली, वैशाली था, वैशाली था। और ये पता जो बंजी था ना वो किस किस एरिया में आता था? अभी नया में वैशाली, वैशाली, मुजफ्फरपुर, 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 मुजफ्फरपुर,
वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, दरभंगा, दरभंगा और सीतामढ़ी। सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, ठीक है। ये था। अंग का राजधानी कहाँ था? अंग का राजधानी, अंग, अंग का राजधानी चंपा था, चंपा, चंपा। और ये चंपा जो है ना, ये भागलपुर, भागल भागलपुर, भागलपुर और मुंगेर में आता था, मुंगेर में, मुंगेर में आता था, भागलपुर और मुंगेर में। और मगध की राजधानी कहाँ थी? मगध, मगध की राजधानी था राजगिरी, राजगिरी, राजगिरी। और ये अभी कहाँ है? पटना और गया जी, पटना और गया जी, गया जी, ये आती थी। तो वंजी की राजधानी कहाँ था? वंजी की राजधानी वैशाली था। वंजी की राजधानी कहाँ था? वैशाली। वंजी की राजधानी वैशाली, वैशाली जो वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और सीतामढ़ी के एरिया में आता है। अंग की राजधानी चंपा, 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 चंपा जो भागलपुर और मुंगेर में आता है। मगध की राजधानी राजगिरी या राजगीर जो पटना और गया जी में आता है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये सब पूछा जाएगा। देखो 16 महाजनपद जो था ना, उसकी हम राजधानी ये भी याद कराते हैं। 16 महाजनपद की जो राजधानी है, अभी तुरंत याद होना चाहिए क्योंकि ये पूछा जाता है। 16 महाजनपद की राजधानी हर हाल में याद होना चाहिए। बिहार दरोगा के लिए ये जहर है, पूछा ही जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो? तो मैं आपको कराता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ और मैं उसको कराता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले अंग, 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 अंग क्या था? अंग का राजधानी था चंपा, चंपा। अंग का राजधानी था चंपा, अंग की राजधानी चंपा था। ये था, ये कौन सा एरिया में आता था? ये भागलपुर, भागल भागलपुर, भागलपुर और मुंगेर, मुंगेर में आता था, मुंगेर में, ठीक है। ये भागलपुर और मुंगेर, अंग का चंपा। दूसरा है काशी, काशी, काशी की राजधानी था काशी की राजधानी था वाराणसी, वाराणसी, वारा वाराणसी, वाराणसी। ये वाराणसी और इसकी इसकी ये वाराणसी के आसपास, मतलब ये वाराणसी के आसपास जो भी इलाका है ना, वो आता था। मगध, 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 मगध की राजधानी था राजगिरी, राज गिरिबज बोल सकते हो, गिरी, गिरिबज, गिरिबज, गिरिबज बोल सकते हो, या राजगिरी, राजगिरी, राजगिरी ये बोल सकते हो। गिरिबज या राजगिरी ये राजधानी था। और ये पता है इसमें इसमें आता था पटना, पटना और गया जी, गया जी में आता था। गया जी में अभी हाल फिलहाल में नाम चेंज हुआ ना, गया जी पहले से नाम था लेकिन आधिकारिक रूप से नहीं था। मगध, मगध की राजधानी। फिर है वंश, वंश की राजधानी पता है कहाँ था? वंश, वंश की राजधानी, वंश की राजधानी जो था वो था कौसंबी, 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 कौसंबी था। वंश की राजधानी कौसंबी था। ये इलाहाबाद के जो इलाहाबाद के एरिया है ना, इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद के आसपास, इलाहाबाद के आसपास वाला एरिया को वंश या कौसंबी कहा जाता है, ठीक है। वज्जी, 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 वज्जी की राजधानी था वैशाली, वैशाली, वैशाली था। और ये एरिया आता था वैशाली में आता था, दरभंगा में आता था, मुंगेर में आता था, सॉरी मुजफ्फरपुर में आता था। और एक और ऐड कर लो, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी में भी आता था, ठीक है। दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के क्षेत्र वाले को एरिया को वज्जी या वैशाली में काउंट करते हैं, ठीक है। समझ रहे हो? दूसरा है कौशल, 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 कौशल की राजधानी थी, कौशल की राजधानी थी श्रावती, 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 श्रावती। ये पता है श्रावती जो आता था, ये कहाँ किस किस एरिया में आता था? ये आता था फैजाबाद, गोंडा और बहराइच जो भी उत्तर प्रदेश का एरिया है ना, उसमें, ठीक है।
अवंती, अवंती, इधर मैं लिखता हूं अवंती, अवंती। अवंती की राजधानी था, अवंती की राजधानी है उज्जैन, उज्जैन। उज्जैन बोलो या मही, 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 महिष्मती, महिष्मती है। ये कौन सा एरिया में आता है? ये मालवा वाला एरिया में आता है, मालवा, मालवा वाला एरिया में आता है, ठीक है। अवंती हो गया। पंचाल, 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 पंचाल वाले एरिया जो थी, पंचाल वाला एरिया आता था, ये इसकी राजधानी थी अही, 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 अही छत्र, अही छत्र था। फिर था मल, 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 मल की राजधानी जो था ना वो था कुशावती, कुशावती, कुशावती था मल की राजधानी, कुशावती था, ठीक है। कुशावती था। फिर था कुरु, कुरु का राजधानी था, एक था मस, 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 मस की राजधानी था विराटनगर, विराटनगर। ये सब याद रखना, विराटनगर था, ठीक है। फिर कंबोज, हाटक, सुरसेन, मथुरा। एक एक ऐसा राजधानी था अस्मक, अस्मक की राजधानी पोटली या पोतन था, जो गोदावरी नदी के क्षेत्र में बसा था। ये भारत का एकमात्र दक्षिण महाजनपद था, और गंधार के तक्षशिला, ठीक है। तो ये सब हम लोगों ने कुछ राजधानी याद की, जैसे मगध, चंपा, मगध, चंपा, मगध, चंपा, मगध, चंपा, मगध, चंपा भागलपुर और मुंगेर के एरिया में आता है। कहाँ गया? मगध, मगध, चंपा, सॉरी सॉरी, मगध चंपा नहीं, मैं गलत बोल रहा हूँ। मगध, गिरिवज या राजगिरी पटना और गया जी के एरिया में, गया जी के एरिया में। अंग, चंपा भागलपुर और मुंगेर, अ, काशी, वाराणसी, वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश में। वश, कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास। वज्जी, वैशाली, विदे मिथिला, यही आती है वैशाली, मुजफ्फरपुर और दरभंगा के आसपास वाले क्षेत्र। कौशल, श्रावस्ती जो फैजाबाद, गोंडा और बहराइच उत्तर प्रदेश वाले। अवंती, उज्जैनी या महेस्ती मालवा के क्षेत्र वाले। मल, कुसामती, देवरिया, बस्ती, गोरखपुर वाले। पंचाल, बरेली, बदाऊं, फकरुआबाद। वेदी, शक्तिमत, बुंदेलखंड। कुरु, इंद्रप्रस्थ, मेरठ, दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के क्षेत्र। मस, विराटनगर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान के आसपास वाले क्षेत्र। कंबोज, हाटक, राजौरी और हजारा वाले क्षेत्र। सुरसेन, मथुरा, उत्तर प्रदेश में। इस्मक, जो पोटली और पोतन गोदावरी नदी के क्षेत्र में। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद। गंधार, तंशिला, जो रावलपिंडी और पेशावर वाले क्षेत्र में, ठीक है। तो ये थी, मुंगेर नहीं आता था, मुंगेर आता था अंग वाले, अंग जो राजधानी था चंपा। निम्नलिखित में कौन सा मुंगेर मुंगेर मंडल के अंतर्गत आता है? तो देखो, मुंगेर मंडल के अंतर्गत आता है खगड़िया, खगीसराय और लखीसराय और शेखपुरा, ये आती है। जो खगड़िया है ना, खगड़िया, खगड़िया है, खगड़िया हो गया, लखीसराय और शेखपुरा जो है वो मुंगेर मंडल के अंतर्गत आता है, ठीक है। आपको पता होगा ना कि हमारे देश में चार तरह से बांटा गया है, देखो चार तरह से। एक है प्रमंडल, एक है प्रमंडल, प्रमंडल है, एक है प्रमंडल, एक है प्रमंडल, दूसरा है जिला, 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 ठीक है। फिर है अनुमंडल, 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 ठीक है, अनुमंडल। फिर है प्रखंड, प्रखंड, प्रखंड। और उसके बाद ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। बिहार को राज्य के प्रशासन की सुविधा के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। एक है प्रमंडल, फिर है जिला, 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 जिला को ही मंडल बोला जाता है, मंडल, मंडल। फिर है अनुमंडल, फिर है प्रखंड और फिर ग्राम पंचायत, ठीक है। बिहार में प्रमंडलों की संख्या भी 9 है, याद रखना है, बिहार में भी प्रमंडलों की संख्या 9 है, प्रमंडलों की संख्या 9 है, प्रमंडलों की संख्या 9 है। कौन कौन सा प्रमंडल, कौन कौन से है? कोसी है, प्रमंडल की मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोसी, 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 कोसी दरभंगा,
दरभंगा, कोसी, दरभंगा, तिरहुत, 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 सारण, सारण, भागलपुर, 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 मगध, सॉरी मगध, 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 पटना, पटना और पूर्णिया, पूर्णिया और मुंगेर। ठीक है, मुंगेर। ये जो है ना, ये हमारा परमंडल है। और कितने हैं परमंडल देख लो, 9 है। कोसी, दरभंगा, तिरहुत, सारण, भागलपुर, मगध, पटना, पूर्णिया और मुंगेर, ये 9 प्रमंडल है। ठीक है। कोसी प्रमंडल जो है कोसी प्रमंडल है, ये बिहार राज्य के सबसे उत्तरी पूर्वी भाग में कोसी प्रमंडल है, जिसमें मधेपुरा, सहरसा और सुपौल वाले प्रमंडल के प्रमुख जिले हैं। इस प्रमंडल का मुख्यालय सहरसा में है, सहरसा। फिर दरभंगा हो गया, तिरसुल प्रमंडल हो गया, ये सब पूरा डिटेल में आपको पढ़ना है। ठीक है, सारा चीज में पढ़ना। बिहार में अभी जिलों की संख्या कितनी है? 38, 38 जिले हैं। ठीक है। 38वां जिला अरवल है, अरवल। अरवल बनाया गया था। ठीक है, अरवल है, अरवल। अनुमंडल कितने हैं? 101। ठीक है। और प्रखंड कितने हैं? 534। प्रखंड कितने हैं? 534। ठीक है। तो इस तरह से पूरा भी देखो, ये सब याद रखना है। मगध में कौन कौन आता है? तो मगध में गया आ जाता है, नवादा आ जाता है, औरंगाबाद आ जाता है, जहानाबाद आ जाता है, अरवल, ये सब मगध प्रमंडल में आता है। पटना में कौन कौन आता है? तो पटना में भोजपुर, सॉरी, पटना में आता है, पटना खुद आता है, नालंदा आता है, रोहतास, सासाराम जिसको बोलते हो, फिर भोजपुर, कैमूर, बक्सर जिला, ये सब पटना मुख्यालय के अंदर का आता है। मुंगेर में देखो, यही मुंगेर पूछा है, यही आता है मुंगेर। मुंगेर जो है खगड़िया, लखीसराय और शेखपुरा में आता है। ठीक है, मुंगेर प्रमंडल। ठीक है। राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो 30 वर्ष होना चाहिए न्यूनतम आयु। देखो, ये जो 25 वर्ष है, 25 वर्ष ये लोकसभा के लिए, 30 वर्ष राज्यसभा के लिए, और वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट के लिए 35 वर्ष। ये सब ध्यान रखना है। ठीक है। ये जो देख रहे हो ना, 35 वर्ष, ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट। आप प्रेसिडेंट अगर आप बनना चाहते हो भारत के, तो आपको 35 साल का एज जरूरी है। ठीक है। तो राज्यसभा के कितना चाहिए? 30 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति और संसद दोनों मिला के बनते हैं ना। और राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या 250 से अधिक नहीं हो सकती। और संरचना कितना है? 80। ठीक है, समझ में आ गया। निम्नलिखित में गलत मिलान को पहचाने। कह रहा उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा सीटें हैं, बिल्कुल सही बात है। बिहार में 16 है, बिल्कुल सही बात है। महाराष्ट्र में 16 है, महाराष्ट्र में 16 है, नहीं। महाराष्ट्र में 16 नहीं, तमिलनाडु में 18 है। महाराष्ट्र में जो है ना, वो 19 है, 19, 16 नहीं, 19 है, 19 है। ठीक है। महाराष्ट्र में 19 राज्यसभा सीटें हैं और 48 लोकसभा की सीटें हैं। 48 लोकसभा की सीटें हैं, 48 लोकसभा और 19 राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है। और राज्यसभा के वर्णन कहाँ किया गया है? राज्यसभा के 80 में किया है, अनुच्छेद 80 में, अनुच्छेद 80 में। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में 31 राज्यसभा सीटें हैं, बिल्कुल। तमिलनाडु में 18 राज्यसभा सीटें हैं, बिल्कुल। बिहार में 16 है, बिहार में 16, और 40 गो लोकसभा सीटें हैं, 40 लोकसभा सीटें हैं। ठीक है। किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया था? तो ये 69वां संविधान संशोधन हुआ था। 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत क्या बनाया गया था? दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी बना दिया गया था। और दिल्ली की पावर जो दिया गया है ना, वो अनुच्छेद 39, 39, 239 का और 239 ख में दिया गया है, ख में। ठीक है, 239 का और ख में ये सब पावर इनको विशेष प्रावधान दिया गया है, विशेष प्रावधान। ठीक है, समझ रहे हो? विशेष प्रावधान जो है ये दिया गया है। समझ में आया? मेरा लैपटॉप कितना चार्ज हुआ है? रुको, एक सेकेंड, एक सेकेंड जी। हो गया काम है।
यहां तक हो गया, यहां से आगे चलते हैं। आगे है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 69वां। 69वां के द्वारा ही विशेष राज्य का दर्जा और राजधानी दिया गया। जो 39 के जो देख रहे हो ना, ये विशेष राज्य का दर्जा के तहत विशेष प्रावधान भी दिया गया है। दिल्ली दिल्ली को, समझ रहे हो, दिल्ली को विशेष राज्य का प्रावधान भी दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, 61वां संविधान संशोधन देख रहे हो, 61वां जो है, 61वां अमेंडमेंट जो है, वो अमेंडमेंट अमेंडमेंट जो है 61वां, ये देख रहे हो ना, 61वां अमेंडमेंट 1989। ये पता है 1989 में नहीं हुआ था, 1988 में हुआ था। ये 1988 में हुआ था, ये 1988 में हुआ था। ये पता है क्यों हुआ था? ये हुआ था, जिसका एज 21 साल पहले था, बोर्ड का जो था वो 21 साल था, 21 साल, तो उसको घटा के 18 साल कर दिया गया। 21वां संविधान संशोधन में। ठीक है, ठीक है। तो इसका 69वां क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के तहत दिल्ली को एक राजधानी बनाया गया था। 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत, 1991 के तहत। ठीक है, स्पेशली दिल्ली का नाम बदलकर नेशनल कैपिटल ऑफ टेरिटरी किया गया था। ठीक है, यहाँ पे विधानसभा की सीटें कितने हैं? 70। और कौन कौन से अनुच्छेद जोड़े गए थे इसमें? अनुच्छेद, देखो क्या क्या जोड़ा गया था। ये जब बनाया गया था ना, तो ऐसा नहीं कि नहीं, ये क्या हुआ, हट नहीं रहा। नहीं, रुको जी, इसको, ये ऐसा ही होता है। फिर से मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, एक सेकेंड। है ना, मेरे पास भी ऐसा दिमाग लगाओगे तुम ना, खतरनाक है ये, हट ही नहीं रहा है, कहाँ था? ये था, देखो आगे क्या था, यहाँ से हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक है, देखो इसमें क्या था, ये ना, यही था। देखो, जब किसी विधानसभा दिल्ली राजधानी बनाया गया था, तो ये 69वां था। इसमें पता है क्या क्या जोड़ा गया था? इसमें 200 239 ए जोड़ा गया था, और 239 ए बी जोड़ा गया था। 239 ए बी जोड़ा गया था। इसमें जो 239 ए देखते हो, ये पावर था। ये पावर पता है किसमें दिया गया है? ये पावर दिया गया है विधानसभा। किसमें दिया गया है? ये विधानसभा, 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 मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और शक्ति के बारे में बताया गया है 239 में। ये 239 के ए में। ठीक है, 239 के ए में। और ये जो 239 के ए बी देख रहे हो, ये राष्ट्रपति शासन से है। जैसे राष्ट्रपति शासन लगता है ना, तो स्पेशली राष्ट्रपति शासन के बारे में यहाँ पे ये बातें बताया गया था। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। ठीक है, और ये जो देख रहे हो, ये 69वां संविधान संशोधन हुआ था 1991 में। तो ये बातें जोड़ी गई थी, और ये बातें जोड़ी जोड़ी गई थी, ये बात भी जोड़ी गई थी। 239 के ए जो है, वो विधानसभा, विधानसभा और मुख्यमंत्री की शक्ति की बात करता है, 239 ए। और 239 के ए बी राष्ट्रपति शासन से बताया गया। ठीक है, समझ में आया? हम्म, यहाँ तक क्लियर? अगला क्वेश्चन है, यहाँ तक क्लियर? अगला क्वेश्चन है कि 52वां संविधान संशोधन 2003 के तहत 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो ये जोड़ी गई थी बोडी, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडी, बोडी, डोगरी, मैथिली और संथाली। ऑप्शन नंबर डी, बोडी डोगरी, बोडी डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडी डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडी डोगरी और मैथिली और संथाली। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहां तक क्लियर?
देखो क्या हुआ था, समझते हैं। देखो अभी अगर आप देखोगे ना, हमारे देश में तो सबसे पहला 21वां संविधान संशोधन हुआ था, 21वां अमेंडमेंट हुआ था। 21वां अमेंडमेंट कब हुआ था? ये हुआ था भाई साहब 1967 में, और इसमें एक भाषा को जोड़ा गया था जिसका नाम था सिंधी। सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। सिंधी, सिंधी भाषा को इसमें जोड़ दिया गया था। सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, ठीक है। तो बन गया। अब देखो शुरू में कितने भाषा थी? शुरू में कितने भाषा थी? 14 भाषा था। तो एक जोड़ा गया सिंधी, तो बन गया 15। फिर से एक और अनुसूची मतलब अनुच्छेद आया। ये फिर आया 71वां अमेंडमेंट आया, जो आया 1992 में। 1992 में इसमें तीन भाषा को जोड़ी गई। तीन भाषा जोड़ा गया था इसमें। इसमें जोड़ा गया था कोनकी, को कोनकी, कोनकी था, कोनकी था, मणिपुरी था, मणिपुरी, मणिपुरी था, और नेपाली था, नेपाली जोड़ा गया। ये था 71वां संविधान संशोधन। फिर से 52वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। 2003 में और जोड़ा गया ये भाषा, ठीक है। बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। 21वां संविधान संशोधन सिंधी 1967 में हुआ था। 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जिसमें कोनकी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ा गया। और 52वां में बोडो, संथाली और मैथिली और डोगरी को जोड़ा गया था, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया गया। 24 अप्रैल 1993 को लागू कर दिया गया। 24 अप्रैल 1993 को पूरी तरीका से लागू कर दिया गया, ठीक है। और भाग जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? भाग। देखो ये इतना आसान नहीं था कि 73वां संविधान संशोधन जोड़ दिया गया, नहीं। बहुत इसमें स्ट्रगल करना पड़ा। मतलब 3 स्तरीय पंचायती बनाया गया, फिर बहुत सारा प्रक्रिया इसमें किया गया, मुख प्रावधान किया गया तब। और पता है 73वां संविधान संशोधन में देखो क्या क्या प्रावधान था। सबसे पहले तो 73वां संविधान संशोधन जो लागू हुआ, वो हुआ 24 अप्रैल 24 अप्रैल 1993 में, ठीक है। और इसमें पता है सब चीज के लिए व्यवस्था किया गया। इसमें एससी के लिए अलग सीट रखा गया, एसटी के लिए अलग से रखा गया, और महिला के लिए भी इसमें सीट रिजर्व कर दिया गया। महिला के लिए, पता है, महिला को। और महिला का सीट कितना किया गया पता है? 1/3। 1/3 सीट रिजर्व कर दिया गया, मतलब राज्यों में कर दिया गया, ठीक है। समझ रहे हो? और संविधान को भाग 9 से जोड़ दिया गया। भाग भाग 9 से जोड़ा गया, भाग 9 से जोड़ा गया। और विषय कितने दिए गए? 29 विषय थे जिसपे कानून बना सकता है कौन? पंचायत कानून बना। जैसे कृषि, ग्राम, सड़क, पीने का पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे इंपॉर्टेंट चीज। लागू कब हुआ? 1993 में लागू हुआ। 1993 में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये 11वीं अनुसूची में था। भाग 9 के, अरे, भाग 9 के 11वीं अनुसूची में था, ठीक है। समझ रहे हो ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है। अच्छा, ये अगर आपसे पूछे कि किसके कहने मतलब किसके मदद से, किसके कहने से ये लागू हुआ था, तो ये था एम एल सिंघवी समिति, एम एल सिंघवी समिति से लेके था, ठीक है। समझ रहे हो? जैसे समझ में आया? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? समझ में आ गया यहाँ तक? आगे चलते हैं। देखो, तो ये पता है 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज का था, ठीक है। बहुत बड़ी ये था।
देखो एक आया था बलवंत राय। 1957 में क्या आया था? बलवंत राय आया था, बलवंत राय। जो राय था, बलवंत राय मेहता कमेटी था, वो त्रिस्तरीय बनाया था, त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय था, ग्राम पंचायत, ग्राम समिति और जिला परिषद। फिर इस और इसी के बदौलत पता है, रिपोर्ट के आधार पर 1959 में राजस्थान में पहली बार पंचायती लागू किया गया था। फिर पता है 1978 में आया अशोक मेहता, ये था बलवंत, बलवंत था। और ये था अशोक, अशोक आया, अशोक मेहता समिति आया। अशोक मेहता समिति जो था वो द्विस्तरीय बनाया था, ये बलवंत था। फिर अशोक मेहता समिति आया। फिर 1988 में आया, फिर से एक रिपोर्ट आया 1988 में, ये था जीवी के राव, जी वी के राव, ये था जीवी के राव, था जीवी के राव। ये लाया पंचायतों के ऋण के विकास। फिर 1988 में नतीजा क्या हुआ कि जीव के राव कॉन्स्टिट्यूशनल के तहत दिया गया। समझ रहे हो? यहाँ तक क्लियर? बलवंत राय मेहता समिति की समझ में आ गया। बलवंत राय मेहता समिति आया था 1957 में, जिन्होंने बोला, समिति ने कहा कि तीन स्तरीय प्रणाली बनाया जाए, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पे, गांव स्तर पे, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर जिला पे। फिर आया, फिर 1978 में अशोक मेहता समिति आया। फिर ये जी के राव समिति 1988 में आया था। और फिर 1988 के बाद ये पूरी तरीका से कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर 1989 में ही इसको दर्जा मिल गया। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधान परिषद के गठन, तो विधान परिषद के गठन के बारे में बताया गया है 169। देखो शुरू कहाँ से होती है? शुरू होती है 100 168 से, 168, 169, 170 और 171। 168, हाँ 168। 168 जो है वो विधान मंडल है, विधान मंडल, विधान मंडल, विधान मंडल। 169 यही है विधान, विधान परिषद को हटाना या बनाना। और ये है विधानसभा, विधानसभा की संरचना के बारे में। और ये विधान परिषद की संरचना के बारे में बताया गया, ठीक है। विधानसभा के संरचना के बारे में बताया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी। समझ रहे हो ना आप? जो देख रहे हो अनुच्छेद 170, ये विधानसभा के संरचना के बारे में बताया गया, विधानसभा के संरचना के बारे में, कि अधिक से अधिक कितना सीट हो सकता है? 500, और मिनिमम 60। और ये जो 168 देख रहे हो ना, 168, ये विधान मंडल की बात किया गया है, विधान मंडल की। और ये जो देख रहे हो 169, यही विधान परिषद के गठन के बारे में बात किया गया, गठन, कि कोई भी राज्य चाहे तो गठन कर सकता है और चाहे तो हटा सकता है। अभी अभी देखोगे ना तो 6 राज्य में है, बिहार में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, ठीक है। और ये देख रहे हो ना 167 जो देख रहे हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समय समय पर मुख्यमंत्री राज्यपाल को सूचित करे कि देश में क्या चल, सॉरी, राज्य में क्या चल रहा है, राज्य में क्या चल रहा है। राज्य में 167 और केंद्र में 78। देखो 78 के तहत, 78 के तहत और 167 के तहत, ये इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। 78 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री जी के एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि समय समय पे जो मंत्री परिषद के जो निर्णय होते हैं, या देश में जो भी कानून व्यवस्था है, ये जो बड़े बड़े निर्णय सरकार के द्वारा लिया जाता है, वो सब राष्ट्रपति को सूचित करे, राष्ट्रपति को सूचित करे। और 167 में यही बात बोली गई है, मुख्यमंत्री सूचित करे राज्यपाल को, ठीक है। संविधान सभा में, संविधान सभा में संविधान द्वारा द्वितीय वाचन कब से कब तक चला था? द्वितीय वाचन मतलब समझते हो? द्वितीय वाचन चला था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। ये चला था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला था। और देखो ये जो है ना, ये प्रथम वाचन का है, प्रथम वाचन चला था 4 से 9 नवंबर 1948 तक। और द्वितीय वाचन चला था
15 नवंबर 1948 से अक्टूबर 1949 तक। और ये तृतीय वाचन जो था, तृतीय वाचन था, ये देख रहे हो ना, तृतीय वाचन, ये तृतीय वाचन था 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। ठीक है। और संविधान देखो, ठीक है, समझ रहे हो ना ये सब, ये सब वाचन है, वाचन। ये क्या हो गया, हटता नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। देखो, यहाँ तक क्लियर है ना, तो आपको पता चल गया। पहला पहला क्या, पहला वाचन शुरू हुआ था 4 से 9 नवंबर 1948। द्वितीय वाचन था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और तृतीय वाचन था 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक। ये था। देखो, अगर संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ था, पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर, 9 दिसंबर 1946 को। फिर दूसरा बैठक हुआ 11 दिसंबर 1946 को। फिर हुआ तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946 को। फिर 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ था, अंतिम बैठक जो संविधान सभा बन के तैयार हुआ था ना तब। और 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। देखो, अंतिम बैठक जो हुआ था 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया। और एक और डेट है जो आपको याद रखना है, याद रखना है, 26 नवंबर, 26 नवंबर 1949, सॉरी 24 नवंबर 1949 को वो क्या किया गया था, अंगीकृत किया गया था। ठीक है, यहां तक क्लियर। ये सब डेट आपको याद रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में। शोषण है 23-24 में। 14 से 18 क्या है, समता का अधिकार। 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। और 25 से 28 ये क्या बोलते हो, क्या बोलते हो, धर्म से रिलेटेड अधिकार, धार्मिक के से अधिकार। ठीक है। तो अनुच्छेद 14 से 18 ये है। 24 से 23, 23 में कहा गया है कोई भी व्यक्ति जर जबरदस्ती नहीं कर सकता है किसी के साथ, मतलब मजदूरिया, बंधुआ मजदूर। और 24 में कल खरखाने, ये सब बोला गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 57 के सी। धा और ये जो 25 से 28 देख रहे हो ना, ये धर्म से स्वतंत्रता से अधिकार है। ठीक है। भारतीय संविधान के भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक अभियोजित दंडित नहीं किया जा सकता। तो ये है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 में ये बातें बोली गई। देखो, अनुच्छेद 20 का 3 क्लोज है। अनुच्छेद 20 का 3 क्लोज बोला गया है। ये कौन सा है, ऐसा को सेटिंग उटिंग हो गया है क्या, हटता उठता नहीं। ओ, 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 हम्म, हट गया, चलो, हट गया। देखो, ये बोला गया है ना, देखो ये जो देख रहे हो, हम्म, ये जो देख रहे हो, ये है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 क्या कहता है, देखो। अनुच्छेद 20 जो है, अनुच्छेद 20 में, अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 20 में 3 तरह का क्लोज है। अनुच्छेद 20 के 1, अनुच्छेद 20 के 2, और 20 के 3 है। 3 है, ठीक है। इतना हो गया जी, यही तो दिक्कत होता है, पता नहीं। 49 मिनट हो ही किया है। ले, घट, चलो ये तो पढ़ा दिए थे, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
हम्म देखो, देखो ये था ना, देखो ये क्या बोला गया है, ये 20 होगा। देखो 20 में क्या होती है, जैसे 20 में तीन क्लोज दिया गया है, 20 में यही तीन क्लोज है 20 में, कि 20 क्लोज वन, और 20 क्लोज दो, और 20 क्लोज तीन। 20 क्लोज वन ये कहता है ना, 20 क्लोज वन ये कहता है कि मान लो आपने अपराध किया 2018 में, मान लो आपने अपराध किया 2018 में, और उस अपराध के लिए कोई कानून नहीं था, कोई कानून नहीं था। अब सरकार को लगा कि नहीं, वो कानून बनाना चाहिए, तो 2025 में वैसा ही कोई व्यक्ति कांड कर दिया, या आपने ही कांड कर दिया, तो क्या वो सजा अब 2018 वाला फिर से मिलेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि उस पे कोई कानून था ही नहीं। तो जब तक कोई कानून ना हो और आपने कोई गलती की हो, तो उस पे कोई सजा नहीं मिलती है, जब तक कोई कानून ना हो। ये बोला गया है 20 के वन। 20 के दो में कहा गया है, 20 के दो में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति दोहरा दंड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। मतलब एक एक दंड के लिए सिर्फ एक बार ही मतलब उसको गिरफ्तार किया जाएगा। और 20(3) में कहा गया है कि खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, ये 20(3) में बोला गया है। ठीक है। मतलब किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। और 20(2) में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगी, अगर वो अखबार मतलब अपराध किया तो एक ही बार मिलेगी। ठीक है, समझ समझ रहे हो? और 20(1) के लिए ये है जो मैंने बताया, तो यही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 22। देखो ये जो 22 है ना, ये तो है कि इसमें दो तरह का मतलब है गिरफ्तारी, कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के बाद पेश होना होगा। और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण है, जैसे अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया तो पूछा जाएगा कि आपको क्यों गिरफ्तार किया गया। प्लस दूसरी बात की बहुत सारे बातें हैं, तो ये अनुच्छेद 22 में है। अनुच्छेद 31 में क्या कहता है? जीने का अधिकार, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा, शुद्ध सांस, सब जीने का अधिकार। और 20 में तो यही है। और 19 में क्या है? वाहिक स्वतंत्रता का अधिकार। पुडुचेरी, पुडुचेरी के किस संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 14वां संविधान संशोधन के तहत। 14वां संविधान संशोधन के तहत पुडुचेरी के बनाया गया था केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। देखो सबसे पहले दसवां दसवां संविधान संशोधन क्या था? 10वां अमेंडमेंट क्या था? देखो ये जो 10वां अमेंडमेंट देख रहे हो ना, ये 10वां जो अमेंडमेंट देख रहे हो आप, ये 10वां अमेंडमेंट था, दादरा नगर हवेली को केंद्र शासित बनाया गया था। किसको? ये दादरा नगर हवेली। किसको? दादरा, दादर, दादर, दादरा, दादरा, दादरा और नगर हवेली, हवेली को, दादरा और नगर हवेली को भारत का यूटी बनाया गया था। किसके संविधान संशोधन के तहत? 10वां संविधान के दादा क्यों क्यों? क्योंकि ये पुर्तगाल के कब्जा में था, ये पुर्तगाल के कब्जा में था, ये पुर्तगालियों के अंडर में था, पुर्तगालियों के अंडर में था। जब ये बनाया गया था ना दादरा नगर हवेली, 1954 में, 1954 में, 1954 में तक पुर्तगालियों के कब्जा में था। फिर 1954 ने स्थानीय आजाद करवा दिया, और 1954 से 61 तक स्वतंत्र रूप से चल रहा। और बाद में ये 10वां संविधान संशोधन हुआ। कब लागू हुआ? ये 1961 में लागू हुआ, 1961 में, 1961 में लागू हुआ। 10वां संविधान संशोधन 1961 में। दादरा नगर हवेली, याद रखना, दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली को 10वां संविधान संशोधन के तहत शामिल कर लिया गया। क्यों? क्योंकि ये पुर्तगालियों के अंडर में था। ठीक है, समझा? 12वां देखो, ये जो 12वां देख रहे हो ना, 12वां, ये 12वां जो है, ये 12वां जो है, ये है गोवा, 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 दमन, 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 गोवा, दमन और दीप, गोवा, दमन और दीप, गोवा, दमन और दीप को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। पहले गोवा, दमन और दीप केंद्र शासित प्रदेश था, ये यूटी था, यूटी, यूटी था। ठीक है। 12वां संविधान संशोधन में
गोवा, दमन और दीव को आधिकारिक रूप से भारत के केंद्र शासित प्रदेश की सूची में शामिल किया गया। क्यों शामिल किया गया? कि ये सभी गोवा जो थे ना, पुर्तगाल के कब्जा में थे। पुर्तगाल के कब्जा में थे, ये सब पुर्तगाल के कब्जा में थे। ठीक है। फिर 1900 इसी के तहत 1961 में ऑपरेशन विजय चलाकर इसे आजाद कराया गया। समझ रहे हो? इसी आजाद के बाद भारत में शामिल करने का किया गया। समझ रहे हो? तो 12वां जो संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1962 में। 1962 में हुआ था ये, 1962 में हुआ था। गोवा, दमन और दीव को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? देखो, 11वां जो संविधान संशोधन था, 11वां संविधान संशोधन, सॉरी 35वां, देखो दो तरह का संविधान संशोधन, एक 35वां, यहाँ पे देख रहे हो ना, एक है 35वां और एक 36वां। ये 35वां और 36वां जो है ना, वो सिक्किम से रिलेटेड है। सिक्किम से सिक्किम से रिलेटेड है। ठीक है, सिक्किम से, सिक्किम। आप कहोगे सिक्किम से क्या है, तो देखो 35वां और 37वां जो है वो सिक्किम से है। 35वां और 36वां सिक्किम को, देखो 35वां में क्या बोला गया था, 1974 में भारत ने सिक्किम को के साथ विशेष समझौता किया, मतलब उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया, और इसमें जोड़ा गया 10वीं अनुसूची। ठीक है, तो 35वां संविधान संशोधन जो था, वो सिक्किम को भारत का एसोसिएटेड स्टेट बनाया गया। पूरा नहीं बनाया गया, पूरा नहीं, एसोसिएटेड बनाया गया था। एसोसिएटेड मतलब भारत को एक एसोसिएटेड स्टेट था 35वां, लेकिन 36वां संविधान संशोधन क्या हुआ, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया सिक्किम। तो ये जो 35वां है ना, ये है हमारा सिक्किम। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। 10वां, दादरा नगर हवेली और दादरा नगर हवेली को। 12वां, गोवा, दमन और दीव को, गोवा, दमन और दीव को यूटी बनाया गया था। 14वां जो है ना, यही है पुडुचेरी। 14वां, 14वां, 14वां जो है, यही है पुडुचेरी। 14वां जो है, ये पुडुचेरी को भारत में शामिल करके क्या बना दिया गया, यूटी बना दिया गया, यूटी, यूटी बनाया गया, यूटी। ठीक है, यूटी बनाया गया। इसमें इसके अंतर्गत पता है, पुडुचेरी था, कराईकल था, माहे था, यमन था, ये सब को एक साथ करके बना दिया। क्यों? क्योंकि ये पता है किसके अधीन में थे, ये जो थे फ्रांस के क्षेत्र के अधीन था। ये फ्रांस के पास था, फ्रांस के पास, पुडुचेरी फ्रांस के पास था, फ्रांस के पास था, जो बना दिया गया। तो एक तरह से समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, तो एक तरह से समझ में आ गया। 10वां, देखो फिर से रिवीजन कर लेते हैं। 10वां क्या है? 10वां है दादरा नगर हवेली। 12वां जो है वो गोवा, दमन और दीव को यूटी बनाया गया, और 35वां और 36वां सिक्किम से रिलेटेड है, और 14वां पुडुचेरी जो फ्रांस के अंडर में था। 21 मार्च 2025 को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का थीम क्या है? यह है फॉरेस्ट एंड फूड, सेव फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फॉरेस्ट एंड फूड। ये फॉरेस्ट एंड फूड इसका इस वर्ष का थीम है। फॉरेस्ट 2025 का 21 मार्च को मनाया गया, 21 मार्च 2025 को मनाया गया। इसका थीम है फॉरेस्ट एंड फूड, फॉरेस्ट एंड फूड, फॉरेस्ट एंड फूड। ये जो देख रहे हो ना, ये 2024 का थीम था, 2024 का था, लेकिन 2025 का ये है, 2025 का है। ठीक है, 2025 का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? देखो और भी बहुत सारे चीज मनाया गया, जैसे पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस, दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 22 अप्रैल, 22 अप्रैल को, 22 अप्रैल को। पता है इस बार का जो थीम है ना, वो है आवर पावर, सॉरी, आवर पावर, आवर पावर, आवर प्लेनेट, आवर पावर, आवर प्लेनेट, इस वर्ष का थीम है, इस वर्ष का थीम है आवर पावर, आवर प्लेनेट। विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व, विश्व पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस, दिवस।
दिवस। इस बार का थीम पता है क्या है? ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 जून को। 5 जून को। और इस वर्ष का पता है थीम क्या है? बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। पोल्यूशन। पोल्यूशन, ठीक है, ये हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। इस वर्ष का क्या है? आवर प्लेनेट, आवर पावर, आवर प्लेनेट। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। बीट प्लास्टिक एंड पोल्यूशन, ठीक है। फिर है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस। जल दिवस। विश्व जल दिवस। इस बार का थीम पता है क्या है? विश्व जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को। 22 मार्च को। क्या है थीम ईश्वर का? ईश्वर का थीम है ग्लेशियर। 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 ग्लेशियर प्रोनंसिएशन। ग्लेशियर प्रोनंसिएशन है, ठीक है, ग्लेशियर प्रोनंसिएशन, ठीक है। तो ये हो गया। और इस पर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज, ये है इस पर का थीम। अगला क्वेश्चन है दिया सलाई आत्मकथा। दिया सलाई आत्मकथा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है कैलाश सतार्थी के द्वारा। कैलाश सतार्थी के द्वारा। कैलाश सतार्थी कौन है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया। टाइगर मैन ऑफ इंडिया। दिया सलाई जो आत्मकथा है, ये नामक पुस्तक नोबेल शांति पुरस्कार 2014 है ना, इसकी विजेता है कैलाश सतार्थी। इनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। 2014 में जो मिला था ना, ये क्या बोलते हो, 2014 में जो शांति पुरस्कार मिला था, इन्हीं को मिला था, ठीक है, ये है। इस पुस्तक का लोकार्पण जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में किया गया था। और भी क्वेश्चन है, पुस्तक है, जैसे थैंक यू फॉर लिविंग। थैंक यू, ये लिखा है थैंक यू फॉर लिविंग। थैंक 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 फॉर लिविंग। लिविंग, थैंक फॉर लिविंग, ये ऋत्विक सिंह लिखी है, ठीक है। वॉइस फॉर वायरलेस, दलाई लामा, ये दलाई लामा साहेब जी ने लिखे हैं, ठीक है। जनरल मनोज नरवणे ने भी एक बुक लिखा है, द कॉन्टमेंसमेंट कॉन्स्पिरेसी मिलिट्रियर थ्रिलर, ये लिखा है, हाल फिलहाल का ही बुक है। राष्ट्रीय धनवर्ती आयुर्वेद पुरस्कार 2024 निम्न में से किसको सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है इनमें से सभी को, समीर गोविंद जगमित, माया राम उनियाल और तारा चंद्र सिंह, सबको सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय धनवर्ती आयुर्वेद पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? समीर गोविंद, रामा उनविल और तारा सिंह। 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है, किसने जीता है? तो ये जीता है ओपन सुचेता ओपन सुचेता, ओपन सुचेता चुआ संग्री। ओपन सुचेता चुआ संग्री। ओपन सुचेता चुआ संग्री, नाम भी बड़ा खतरनाक है, देख रहा है। ओपेल सुचाता चुआंग संग्री। चुआंग संग्री। चुआंग संग्री, ठीक है। हाल ही में हाल ही में हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन इस वर्ष में 2024 में जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? तो जो ऋणदाता देश बन गया है वो बन गया है जर्मनी। जर्मनी। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार निम्न में कौन सा देश वर्ष 2024 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा ऋणदाता देश बन गया है? वो है जर्मनी, ठीक है, जर्मनी। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि जून 2025 में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता सम्मेलन संस्थान सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम में जून 2024 के अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो स्टॉकहोम में किया गया। स्टॉकहोम में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वर्धा वहन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है महाराष्ट्र में।
महाराष्ट्र में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में वंधावन बंदरगाह की आधारशिला रखी है? तो ये महाराष्ट्र में रखी है, महाराष्ट्र में। अगला है, हाल ही में यूनेस्को ने किसे शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया है? तो ये किया है पश्चिम बंगाल को। हाल ही में यूनेस्को ने किसे शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल घोषित किया है? तो ये किया है पश्चिम बंगाल को, पश्चिम बंगाल को किया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली देश की पहली दृष्टिबाधित महिला बनी है? तो ये बनी है छोचिन एंगामो, जोचिन एंगामो, जोचिन एंगामो, जोचिन एंगामो, जोचिन एंगामो, जोचिन एंगामो। ये हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है, हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। ये पता है, ये दृष्टिबाधित महिला बनी है। ठीक है, दृष्ट बाधित। ये जो देख रहे हो ना, गीता समोता, गीता समोता जो है ना, ये सीआईएसएफ की है, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला अधिकारी है। माउंट एवरेस्ट पे सीआईएसएफ है, अधिकारी है, सीआईएसएफ अधिकारी है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी है, माउंट एवरेस्ट पे। और ये जो देख रहे हो ना, कम्या कीर्तिगेयन, कम्मा कीर्तिगेयन 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया के सबसे कम उम्र की बनी गई है, सबसे कम उम्र, सबसे कम एज में बनी है, कम एज में, कम एज में। ठीक है, ये ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट फतह पर करने वाले पहली दृष्टि बाधित महिला तो सोचिन इंगामू। निम्नलिखित में किस राज्य सरकार द्वारा सुन गरीबी अभियान की शुरुआत किया है? तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने। निम्नलिखित में किस राज्य सरकार ने सुन गरीबी अभियान की शुरुआत किया है? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है, उत्तर प्रदेश ने। साइबर अपराधों, साइबर अपराध, साइबर अपराध विशेषकर डिजिटल गिरफ्तारी घोटाला से जुड़े वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त हेतु सीबीआई द्वारा चलाया गया अभियान कौन सा है? तो ये है ऑपरेशन चक्र 5, ऑपरेशन चक्र 5, ऑपरेशन चक्र 5। साइबर अपराधों विशेषकर डिजिटल गिरफ्तारी घोटाला और उससे जुड़े वित्तीय नेटवर्क को ध्वस्त करने हेतु सीबीआई द्वारा चलाया गया अभियान क्या है? ऑपरेशन चक्र 5, ऑपरेशन चक्र 5। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, ऑपरेशन चक्र 5। इसरो के ऐतिहासिक 100वां प्रक्षेपण कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो देखो कौन सा कथन गलत है, तो ये गलत है। इसका लॉन्चिंग 28 जनवरी 2025 को हुआ था, नहीं, इसका 29 जनवरी को हुआ था, 29 जनवरी को। तो यही गलत है, यही गलत है। ठीक है, GSLV A15 का प्रयोग किया गया था, बिल्कुल। NVS-02 सैटेलाइट भेजा था, बिल्कुल, सब सही है। सिर्फ खाली क्या था, समझ रहे हो? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये गलत है। निम्नलिखित में किस संगठन द्वारा स्पेसफ्रिक्स टेलीस्कोप्स लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा। निम्नलिखित में किस संगठन द्वारा स्पेसफ्रिक्स टेलीस्कोप्स लॉन्च किया गया? नासा के द्वारा, नासा के द्वारा, नासा के द्वारा। ठीक है। हिल्ड का उद्देश्य क्या है? हिल्ड का उद्देश्य क्या है? हिल्ड का उद्देश्य है लीवर स्वास्थ्य प्रति जागरूकता बढ़ाना। हिल्ड, हिल्ड का क्या है? लीवर स्वास्थ्य प्रति जागरूकता बढ़ाना। विश्व पवन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पवन दिवस मनाया जाता है 15 जून को, 15 जून को, 15 जून को विश्व पवन दिवस 15 जून को। निम्नलिखित में किन दो देशों 2031 तक आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत और बांग्लादेश में, भारत और बांग्लादेश में। निम्नलिखित में किन दो देशों को वर्ष 2031 में आईसीसी पुरुष एक दिवसीय विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारत और बांग्लादेश करेगा, भारत और बांग्लादेश। निम्नलिखित में किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 नहीं दिया गया? तो ये भाई साहब को सलीम टेट्टे को नहीं दिया गया था, सलीम टेट्टे को, सलीम टेट्टे को नहीं दिया गया। इसके अलावा प्रवीण कुमार को, हरमनप्रीत सिंह को और डी गुगेश को दिया गया था, सबको दिया गया था। जो डी गुगेश है ना, वो शतरंज के है, हरमनप्रीत हॉकी
परवीन कुमार पैरा एथलिक्स और मनु भाकर निशानेबाजी। हाल ही में चर्चित पुराने संसद भवन का नाम परिवर्तन करके क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है संविधान सदन कर दिया गया। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात शक्ति का नामकरण किन देश के द्वारा किया गया? तो ये किया गया है श्रीलंका के द्वारा। हाल ही में बंगाल के खाड़ी में उठे चक्रवात शक्ति का नामकरण निम्नलिखित में किस देश के द्वारा किया गया? तो श्रीलंका के द्वारा। मुख्यमंत्री खेल ज्ञानोत्सव 2025 के आयोजन में निम्नलिखित पर कथनों पर विचार कीजिए। इस प्रतियोगिता का आयोजन बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बिहार शिक्षा परियोजना एक्सट्रासी गैर लाभकारी संगठन द्वारा किया गया। तो बिल्कुल किया गया, सही बात है। फिर है यह प्रतियोगिता 18 जून को पटना के गर्दनी बाग में खेला गया। नहीं, 18 जून को नहीं खेला गया था, 23 जून से खेला गया था। 23 जून से 28 मई से खेला गया था, मई से 2025। तो ये गलत है। इस प्रतियोगिता परीक्षा में 6 से 12 तक के सरकारी और निजी स्कूलों के छात्रों ने भाग लिया, जो 2 समूह में शामिल हुई थी। बिल्कुल, ये भी सही है। समझ रहे हो? यहाँ तक क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट था। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ज्ञान खेल उत्सव 2025। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मनोज कुमार द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया? तो ये किया है स्ट्रीट बिल्डर से ब्यूरोक्रेट। ठीक है। हाल ही में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मनोज कुमार द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया? तो ये किया है स्ट्रीट बिल्डर टू ब्यूरोक्रेट। ये आरिफ मोहम्मद खान ने मनोज कुमार द्वारा लिखित स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट का पुस्तक का विमोचन किया। जो ये बोला है, बिहार के कोसी क्षेत्र के युवा संघर्ष बताती है कि जो मेहनत, लगन और परीक्षा सफलता दिल्ली जाकर एक अधिकारी बनता है। ठीक है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर। अगला क्वेश्चन है, 1907 के सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस संगठन गरमपंथी नेताओं का कब्जा हो गया था। अगला, कांग्रेस विभाजन के बाद ब्रिटिश सरकार ने गरमपंथी राष्ट्रवादियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया था। ये बात बोला जा रहा है। देखो, सबसे पहले ये जानो, सूरत विभाजन कब हुआ था? तो सूरत विभाजन जो हुआ था, वो हुआ था, ये बात तो बिल्कुल नहीं, ये सब अंग्रेज लोग नहीं चाहते थे, ये सब गलत है। ना तो ये ना तो देखो, सूरत विभाजन जो हुआ था ना, वो 1907 में हुआ था। सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। 1900 सूरत विभाजन 1907 में हुआ था। किसके अध्यक्षता में? रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में। रास बिहारी घोष की अध्यक्षता में सूरत विभाजन हुआ था। सूरत विभाजन में ही क्या हुआ कि क्या बोलते हो, नरम दल और गरम दल आपस में टूट गए। नरम दल, गरम दल आपस में टूट गए। टूटने के पीछे कारण था, दोनों दोनों का तालमेल सही से नहीं बैठ पा रहा था। समझ रहे हो ना? दोनों का तालमेल सही से नहीं बैठ पा रहा था, इसी के कारण क्या हुआ था, ये टूट गया था। किसकी अध्यक्षता था? रास बिहारी घोष की अध्यक्षता था। ठीक है, यहां तक क्लियर? यहां तक क्लियर है आपको? देखो, तो सूरत विभाजन क्या हुआ था? सूरत विभाजन स्प्लिट हुआ था, जिसमें नरम दल और गरम दल के बारे में हम्म, एक सेकेंड। देखो, ये क्या हुआ था, सूरत विभाजन में 1907 में जब विभाजन हुआ, तो क्या हुआ, नरम दल और गरम दल आपस में टूट गए। क्यों टूटे? क्योंकि 1905 का जो बंगाल विभाजन हुआ था ना, देखो क्यों क्यों हुआ ऐसा। 16 अक्टूबर 1905 का बंगाल विभाजन हो चुका था, लागू हो चुका था बंगाल में। किसके आधार पर बंगाल विभाजन हुआ था? धर्म के आधार पे। जो पूर्वी बंगाल था वो मुस्लिम आबादी था, और पश्चिमी बंगाल हिंदू आबादी था।
तो पूरे देश में मानो ना, तो मानो तो पूरे देश में गुस्सा था। दो विचार उभर रहे थे। एक तो था नरम दल के लोग थे, और एक थे गरम दल के लोग। नरम दल के लोग थे, वो चाहते थे कि मैं आराम से बातचीत करके मैं अंग्रेज से छुटकारा पा लूं। लेकिन गरम दल जो थे ना, वो ऐसा नहीं चाहते थे। वो हिंसा पे विश्वास रखते थे, बहिष्कार, स्वदेशी प्रदर्शन सब पे थे। इसीलिए 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। कहाँ हुआ? गुजरात में। पहले तो प्रस्ताव था कि लाला लाजपत राय बनेंगे, इसका अध्यक्षता करेंगे। लेकिन बाद में इसकी नहीं बन पाई, तो इसके कारण विभाजन हुआ। ठीक है, विभाजन का यही सबसे बड़ा कारण था। समझ रहे हो? यस। लेकिन यहाँ पे जो बातें बोली गई है कि 1907 में सूरत अधिवेशन के बाद कांग्रेस संगठन पर गर्मपंथी नेताओं पर कब्जा हो गया, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये सब बातें फालतू है। कांग्रेस विभाजन के बाद ब्रिटिश सरकार ने, ये ऐसा कुछ नहीं है। इतना आसान नहीं था कि इन लोग को अंडर में कर लेता। इन लोग अपने लिए लड़ रहे थे, ना कि दलाली कर रहे थे। दलाली तो किया है, जो किया है वो किए हैं। इन लोग ये सब काम नहीं कर रहे थे, समझ रहे हो ना? ये सब काम इन लोग का हाथ में नहीं था। ठीक है, ये नहीं चाहते थे कि मतलब हम, देखो इन लोग के लड़ाई के पीछे बहुत सारे कारण थे, जिसमें मुख्य कारण ये था ना कि दोनों के बीच में तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। इन लोग चाहते थे ना कि हम अंग्रेज को भगाने के पीछे बहुत सारा रीजन हो सकता है। जैसे कांग्रेस अधिवेशन में पहला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन, चौथा, पांचवा हुआ, कुछ खास रिजल्ट इन लोग को नहीं मिल पा रहा था। तो इन लोग को लगा कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए विभाजन हुआ था। ठीक है, डॉक्टर रास बिहारी घोष इसकी अध्यक्षता किए थे। तो ये दोनों गलत है। निम्नलिखित में निम्नलिखित में कौन कामागाटो घटना से संबंधित था? तो ये था सरदार अजीत सिंह नहीं, गुरदूत सिंह, बाबा गुरदूत सिंह थे। बाबा गुरदूत सिंह, बाबा गुरदूत सिंह, जो बाबा गुरदूत सिंह से ना, यही थे, बाबा गुरदूत सिंह। ठीक है, कामागाटो जो था, कामागाटो, ये बाबा गुरदूत सिंह। और ये कब हुआ था? ये घटना 1914 में हुआ था। 1914 में घटना हुआ था। ये इसमें एक क्रांतिकारी बाबा थे, गुरदूत सिंह। ये जापानी जलपोत कामागाटू के भाड़े पर लेकर 351 पंजाबी, सिख, 21 मुसलमान को सिंगापुर, बैरकपुर, कनाडा ले जाने का प्रयत्न कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि उसका उद्देश्य था कि कनाडा में जाकर स्वतंत्र और सुखमय जीवन व्यतीत करे, लेकिन बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग ले। किंतु कनाडा ने इन यात्रियों को उतरने के लिए अनुमति नहीं दिया। फिर 27 सितंबर 1914 को बंदरगाह पे लौट आए। कहाँ पे? कलकत्ता के बंदरगाह पे। इसी के बीच में क्या हुआ, जब जैसे ही कलकत्ता पे पहुंचे ना, तो जो बाबा गुरदेव सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बाबा जो गुरदेव सिंह था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और लेकिन जब गिरफ्तार किया गया तो भाग निकले, और शेष यात्रियों को जबरन पंजाब के ट्रेन में बैठाने का प्रयास किया गया, लेकिन नहीं भागे। इसी के बीच में झड़प हुआ और 22 लोग मारे गए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई थी। तो ये बनाए थे सूर्यसेन ने। सूर्यसेन ने चटगांव शस्त्र छापामारी की योजना सूरसेन ने बनाई थी। लोगों ने इसे प्यार से मास्टर दा के भी नाम से जानते थे, समझ रहे हो ना? तो चटगांव शस्त्रागार 1930 में हुआ था। ये घटना 1930 का है, 1930 का है। ठीक है, बंगाल के जो सूरसेन थे ना, वही इंडियन रिपब्लिक आर्मी के भी स्थापना किए थे। ये सूरसेन ने, पता है ये क्या किए थे? ये किए थे इंडियन 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 रिपब्लिक रिपब्लिकन रिपब्लिकन आर्मी आर्मी की स्थापना इन्होंने किए हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना? हम्म। फिर ये जो सूरसेन थे ना, और रिपब्लिक आर्मी के सदस्यों के साथ मिलकर चटगांव शस्त्रास्त्र पर हमला किया था। इसीलिए ये घटना जानी जाती है। ठीक है, अगला है कि 1948 के स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो ये बाही साहब किए थे, पटाई सीतारमैया ने।
पटाई सीतारमैया नहीं, 1948 के जब मतलब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ ना, तो इसकी अध्यक्षता पटाभी सीतारमैया ने किए थे। कहाँ किए थे? जयपुर में। कहाँ हुआ था ये हुआ था जयपुर में। जय जयपुर में हुआ था। जयपुर में हुआ था, ये जयपुर में हुआ था। पटाभी सीतारमैया के क्या था, ये स्वतंत्रता के बाद हुआ था। प्रथम अधिवेशन थे, प्रथम अधिवेशन था। और दूसरा हुआ था 1950 में। दूसरा हुआ था 1950 में, नासिक में। नासिक में हुआ था, नासिक में। और ये कौन किए थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन किए थे? पुरुषोत्तम 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 दास टंडन। टंडन ने किए थे, पुरुषोत्तम दास टंडन ने किए थे। ये दूसरा था। पहला जो था ना वो 1900, देखो पहला 1948 में हुआ। कहाँ हुआ? 1948 में कहाँ हुआ? स्वतंत्रता के बाद जयपुर में हुआ। किसकी अध्यक्षता कौन किए थे? पटामी सीतारमैया। पटामी सीतारमैया ये थे। पटामी सीतारमैया जो थे, ये पहला अधिवेशन किए थे 1948 में, जब आजाद हो गया था, स्वतंत्र हो गया था देश हमारा, तब। और दूसरा अधिवेशन हुआ था नासिक में। नासिक में हुआ था, नासिक में। और इसकी अध्यक्षता किए थे पुरुषोत्तम टंडन। और ये कब हुआ था? 1950 में। ये 1950 में हुआ था। अभी भी आप देखोगे ना तो कांग्रेस का अधिवेशन होते रहता है। जो अभी कांग्रेस का अधिवेशन समय समय पे होते रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसको कुटिबंध कीजिए। देखो, विशाख दत्त। विशाख दत्त एक नाटक था। विशाख दत्त का एक नाटक था। विशाख दत्त का एक नाटक था, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। विशाख दत्त जो था ना, एक नाटक नाटक था। इसी नाटक में जो समुद्रगुप्त है ना, समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है कि कैसे प्रयाग प्रस्तुति के तहत किए हैं, ये सब बताया गया है। ठीक है। गुप्त काल के, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त काल के दो प्रसिद्ध थे, यही बताया गया है। विशाख दत्त में ही नाटक है ना, देवी चंद्रगुप्त, गुप्त शासक जो रामगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलता है। सॉरी, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी देता है नाटक। तो आप देख लो। और बी के थ्री क्या हो जाएगा? बी के थ्री वहामिर एक खगोल विज्ञान थे, चरक एक चिकित्सक थे, और ब्रह्मपुत्र एक गणित के थे। गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। गयासुद्दीन तुगलक ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था। तुगलक का बात का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। नहीं, ये दोनों सही है। हाँ, उपयुक्त सही है, दोनों सही है। गयासुद्दीन तुगलक ने संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था, बिल्कुल। और तुगलकाबाद का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने ही किया था। देखो, गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले तो ये तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। ये जो है, ये कौन है? ये जो व्यक्ति है, ये ये कौन? ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति तुगलक, ये व्यक्ति तुगलक, तुगलक वंश, तुगलक वंश का संस्थापक है। संस्थापक संस्थापक है। तुगलक वंश का संस्थापक है। तुगलक वंश का ये संस्थापक है। इसको कराना तुर्क वंश के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये गयासुद्दीन तुगलक के पिता कुराना थे। और ये दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जो काफिरा के घातक उपाधि धारण किया था, सोचो। और जो गयासुद्दीन तुगलक ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था और तुगलकाबाद नामक शहर स्थापित किया था। ठीक है। ये दोनों सही है। देखो, थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत अच्छा व्यक्ति थे। ये कुतुल उल इस्लाम मस्जिद स्थापना किया था। कुतुब मीनार, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। इल्तुतमिश का मकबरा बनाया था। इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार का अधूरा काम पूरा किया था। फिर गंधक की बहुली महरौली जो दिल्ली में है वो बनवाया था। बलवन, लाल महल, बलवन का मकबरा। अलाउद्दीन खिलजी ने तीन चीज बनाया था। एक तो अलाई दरवाजा जो कुतुब मीनार के सामने है, श्रीनगर, फिर हजार स्तंभ महल बनवाया था। फिर गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद का निर्माण किया। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा
फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने जन्हापा नगर दिल्ली इलाहाबाद किले को निजामाबाद औलिया का मकबरा बनाया। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो इन लोगों ने बहुत सारे काम किए हैं। यहाँ तक क्लियर। मेरा मोबाइल कहाँ हुआ है? आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैत शासन कब लागू हुआ? बंगाल में द्वैत शासन की अवधि क्या थी? बंगाल में द्वैत शासन की अवधि जो थी ना वो 1765 से 1773 तक थी। ठीक है, सॉरी सॉरी, 1765 से 1772 तक थी बंगाल में द्वैत शासन। और ये जो द्वैत शासन लगाया था, ये वारन हेस्टिंग के समय लगा, सॉरी, रॉबर्ट क्लाइव के समय द्वैत शासन लगा था। क्योंकि क्या हुआ देखो, द्वैत शासन कब लगा समझते हैं। देखो सबसे पहले 23 जून 23 जून 1757 का प्लासी का युद्ध हुआ, अंग्रेज जीत गया। फिर 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ, अंग्रेज जीत गया। फिर इलाहाबाद की संधि हुआ 16 अगस्त 1765 को, 1765 को इलाहाबाद की संधि हुआ, जिसमें 1765 को दीवानी अधिकार अंग्रेज ने ले लिए। किससे? शाह आलम द्वितीय से, शाह आलम द्वितीय से। और उसको 26 लाख रुपया पर क्या किया गया? 26 लाख रुपया पर उनको भेज दिया गया, मतलब पेंशन पे बैठा दिया गया। ठीक है, ये बातें हुई थी। ठीक है, अब देखो जब बंगाल में द्वैत शासन लगा तो उस समय रॉबर्ट क्लाइव ने ही द्वैत शासन की शुरुआत किया था। ये 1765 है ना, 1765, इसी समय द्वैत शासन की शुरुआत हुआ था। द्वैत शासन की शुरुआत इसी के समय हुआ था, 1765 में। ठीक है, द्वैत शासन की दीवानी जो राजस्व वसूलने वाली थी ना, ये और दोनों कंपनी के नियंत्रण में आ गए थे। किसके द्वारा? जो शाह आलम द्वितीय था ना, वो दीवानी अधिकार ले चुका था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, 1772 में वारन हेस्टिंग आ जाते हैं। वारन हेस्टिंग, इन्होंने द्वैत शासन को खत्म कर दिया, द्वैत शासन को पूरी तरीका से खत्म कर दिया और 16 लाख रुपए वार्षिक पेंशन निश्चित कर दी। फिर इसी के समय में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, आगे आया। देखा गया कि यहाँ तो हर चीज अपने मन से हो रही है। तो द्वैत शासन की अवधि थी 1765 से 1772, ये ध्यान रखना। ठीक है, सुगौली की संधि कब हुआ था? सुगौली, सुगौली की संधि कब हुआ था? तो ये हुआ था 1817 में, अप्रैल 1817 में, अप्रैल 1817 में। ये सॉरी सॉरी सॉरी, 1816 में हुआ था, सॉरी सॉरी। ये कहाँ हुआ था? सुगौली की संधि जो था ना, वो आंग्ल नेपाल युद्ध था। क्या था? आंग्ल आंग्ल नेपाल युद्ध, नेपाल युद्ध था, इसी में हुआ था 1814 से 16 के बीच में। 1800 1814 से 16 के बीच में ये बात हुई थी। इसी में जो लॉर्ड हेस्टिंग था, लॉर्ड हेस्टिंग, ये सर्वप्रथम नेपाल के जो राज थे ना, निवासी जो गोरखा युद्ध किए थे, उनके समय में ही ये 1816 में सुगौली की संधि हुई थी। मार्च 1925 में किसकी अध्यक्षता के मध्य सरवन कौर की महारानी से मंदिर में प्रवेश के बारे में आंदोलनकारियों से समझौता हुआ था? तो ये हुआ था गांधी जी के द्वारा, गांधी जी के द्वारा किए गए थे। गांधी जी जो थे ना, वो मध्यस्थता किए थे कि सरवन कौर की जो महारानी से मंदिर के प्रवेश में किया जाएगा। ठीक है, ये बहुत पुराना बातें है, ये थी। तो ये गांधी जी के द्वारा हुआ था, याद रखना। अगला है, सुगौली की संधि कब हुआ था? सुगौली की संधि मार्च 16, मार्च याद रखना, मार्च 1816 में, अप्रैल नहीं, मार्च। ये गांधी जी। एनी बेसेंट 1916 में कहाँ के होम रूल आंदोलन किए थे? तो ये किए थे मद्रास में किए थे, मद्रास में। एनी बेसेंट ने 1916 में अडयार मद्रास में होम रूल के शुरू किए थे। और तिलक के जो कार्य क्षेत्र था ना, वो एनी बेसेंट से ज्यादा थी, सॉरी सॉरी, ज्यादा था इसका। और एनी बेसेंट ने ही यहीं पे न्यू इंडिया और साप्ताहिक पत्र कॉमन बिल के माध्यम से स्वशासन की मांग किया था। ठीक है, हिटलर की हत्या कब किया गया? हिटलर की हत्या हुई थी
हिटलर की हत्या हुई थी अप्रैल 1945 में। हिटलर ने हिटलर ने हिटलर ने हिटलर ने हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को 30 अप्रैल 1945 को ये आत्महत्या कर लिया। आत्महत्या, क्योंकि क्या हुआ ना, 1945 में जो जर्मनी ने मित्र राष्ट्र के साथ आत्मसमर्पण कर दिया, समझ रहे हो। तो हिटलर को अंदाजा हो चुका था कि उसकी लड़ाई का क्या हाल। जब हिटलर ने उसके जो प्रचार मंत्री ग्लोबस बरियंस को एक बंकर में पूरे परिवार के साथ 30 अप्रैल 1945 को हत्या कर लिया, समझ रहे हो। और ये जर्मनी के नाजी दल का उत्थान इन्होंने किया था। हिटलर का जन्म जो हुआ था वो 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के पौना शहर में हुआ था। हिटलर बचपन से चित्रकार बनना चाहते थे, लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ ना, तो हिटलर जर्मनी की तरफ से लड़ा था और युद्ध में अंतपूर्ण वीरता के लिए आयरन क्रॉस प्राप्त किया था। ठीक है, नाजी पार्टी यही बनाया था। गैस्टीन ग्रेस्टीन की संधि कब हुई थी? ग्रेस्टीन की संधि हुई थी 1865 में। गैस्टन की संधि 1865 में संपन्न हुई थी। 1865 में गैस्टिन की संधि 1865 में संपन्न हुई थी। 1864 में सेल्विंग होस्टिन के प्रश्न पर जर्मनी के डेनमार्क से युद्ध हुआ और डेनमार्क पराजित हुआ और दोनों के बीच में गैस्टिन का युद्ध हुआ था। याद रखना, गैस्टिन का युद्ध, सॉरी सॉरी, गैस्टिन का संधि हुआ था। गैस्टिन का संधि, ठीक है। अब है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 9 से विभाज्य होती है? 3 अंकों वाली संख्या, तो देखो समझते हैं। 3 अंकों वाली संख्या, तीन तीन अंकों वाली कितनी संख्या 9 से विभाज्य होती है? तो बस याद कर लो, 3 अंकों वाली ना, तो कहां से शुरू होगा? 3 अंक वाली 100 से तो होगा नहीं। 100, 100, 121, 3, 100 तो होगा ना। 121, 122, 123, 124, 4 और 2 6, 6 1 7, 125, 127, 7 और 2 9, 9 1 10, सॉरी 26, हाँ। तो 126 से लेके 126 से लेके 999 तक, ठीक है, 999 तक। तो 999 तक, तो 126 और इसमें 9 और जोड़ दो, 9 6 15, 2 1 3, ये हो गया, और 999। तो देखो, टी एन बराबर होती है ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी। टी एन कितना है? 909। ए कितना है? 126। एन नहीं पता। डी कितना है? 9। तो ये हो जाएगा 126 प्लस 9 n-9। 9 यहाँ से माइनस कर दो तो 7, 117। तो 9 9 9, 117 माइनस होगा, कितना हो जाएगा? 2 8 8, एक 882। 882 को 9 से डिवाइड कर दो। 9 8 72, 9 9 81, 9 8 72, 98। 98, 98। ओहो, 126 सीधे हो गया ना। यही तो गलत की, देखो शुरू से भी होगा भाई, रुको रुको। यही तो हम लोग गलती कर रहे हैं भाई। 100 से, यही है ना कि आंसर नहीं आ रहा है मैथ में, तो यही जान बचता ना, अगर पता चला 98 दिया रहता, ठोका जाता है यहाँ पे। देखो 100 शुरू होगा तो 100 तो होगा नहीं। 101 नहीं, 102 नहीं, 103 नहीं, 104 नहीं, 105, 106, 107 और 108, तो यहाँ से शुरू होगा। तो 108 से शुरू होगा 999 तक। तो एक फार्मूला होता है टी एन बराबर एन माइनस वन इंटू टी। तो यहाँ से टी एन हो जाएगा 909, 108 प्लस एन माइनस वन, 9, डी है टी, तो 9 है 9।
तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 108 प्लस 9 n - 9। तो यहाँ से 9 9, और यहाँ कितना बचेगा 9। तो यहाँ पे 90, तो 900 तो बराबर 100। अरे कितना आएगा आंसर, कितना आएगा इसका आंसर 100। कितना आ जाएगा 100। तो इसका आंसर 100 होगा। कह रहा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक, यदि आयत का परिमाप इतना है तो लंबाई कितना हो जाएगा। तो x प्लस 24 × 2, और ये है 112। तो ये हो जाएगा 5 दूनी के 10, 6 दूनी के 12। तो 2x प्लस 24 बराबर 56। तो 24 2 1, तो x बराबर 6। पूछ रहा है लंबाई, तो उसकी लंबाई चौड़ाई से 8, तो उसकी लंबाई कितना, वो एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है, 24 सेंटीमीटर अधिक है। ओ तो एक 24 था ना, तो x प्लस 24 प्लस x × 2, और परिणाम जो दिया हुआ 112 है। तो हो गया 5 दूनी के 10, 6 दूनी के 12, ये कट गया। तो 2x प्लस 24 बराबर 56। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 24 माइनस कर दो, तो 2 और 3, तो x बराबर 16। तो 16 प्लस कर दो, तो 24 और 16 जीरो। तो 2 1 3 1 4, 40। आंसर 40 होगा। आगे चलते हैं। ये तो मैथ तो सब बना देता होगा भाई। अगला क्वेश्चन है, 6 लड़के या 10 लड़कियां एक काम को 25 दिन में कर सकते हैं। 6 लड़के, 6 बॉय या 10 गर्ल एक काम को, तो बॉय बटे गर्ल बराबर 10/6। तो हो जाएगा 5/3। तो 6 × 5 × 25, ये हो गया, पूरा काम हो गया। कह रहा 12 लड़के, 12 लड़के, 12 लड़के, 12 × 5 = 60, और 30 लड़कियां 90। तो ये हो गया 6 × 5 × 25/9 × 25 × 6 = 150। 6 से 6 5 दिन। आगे चलते हैं। कह रहा 600 रुपया, 1600 रुपया को 3 भागों में इस पर विभाजित, पहले भाग के 7वां, दूसरे भाग के 5वें और तीसरे भाग के चौथे के बराबर है। पहले भाग के 7वें, दूसरे भाग के 5वें और तीसरे भाग के चौथाई के बराबर है। मतलब पहले भाग के 7वें, पहले भाग के 7वें मतलब 7वें, दूसरे भाग के 5वें और तीसरे भाग के चौथाई के बराबर। ये बराबर है, बराबर। तो आप इसका एलसीएम ले लो, पंचों को 20, 20 × 7 140। तो 140 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 आएगा ये, और ये कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14 × 10/2 × 7 5 35। तो ये हो जाएगा 28, 8 5 13, 3 2 5 1 6, और 20। तो 3 20 है 83, 83, 83। तो चौथाई भाग क्या होगा, पांचवा भाग था ना, 7वें भाग रुको जी, इस तरह से क्वेश्चन नहीं बनेगा।
एक सेकेंड, ये क्वेश्चन बहुत आसान है जी। देखो, 1600 को तीन भाग में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि के सतमें पहले भाग के सतमें के दूसरे भाग दूसरे भाग के पचमें के तीसरे भाग के चौथाई। तो यही तो होता है, यही होता है। अगर इसका रेशियो निकालोगे ना तो यही आएगा, यही आएगा। ऐसा केस में यही आता है। 7:5:7। 7×5 = 12, 7×5 = 12, 12×4 = 16, 16 बराबर 1600, तो 1 = 100। तो क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है कि तो बराबर क्या है? तो 700, 700, 500, 400, 700, 500, 400, ऑप्शन नंबर बी। देखो, ए बराबर इतना दिया हुआ है, ए और बी जो है ये 32, 35 है, और बी और सी जो है वो 21, 32 है। तो ए और सी बताओ। तो सबसे पहले इसको बराबर कर दो। इसको बराबर करोगे तो क्या होगा? 32 × 21, 35 × 21, और ये हो जाएगा रुको रुको, इधर कर देते हैं। देखो, ये क्या कर रहा है? ए रेशियो बी बराबर है 32:35, और बी रेशियो सी बराबर है 21:32। ठीक है। तो देखो, यहां से क्या करोगे? ये दोनों को बराबर कर लो, क्योंकि ये दोनों बराबर करना होगा। तो 32 21 से करोगे तो ये 21 आ जाएगा। फिर 35 × 21, और उसको करना पड़ेगा 35 × 21, ये होगा। ये इसमें 21 से करना होगा और इसमें 35 से करना होगा, तो यही होगा ना, 35। तो ये हो जाएगा 32 × 35। ये आया ए, ये आया बी, और ये आया सी। हमको बी से मतलब नहीं है। 32 से 32 गया तो 21:35, 21:35, 21:35, तो 3, 5, 3 और 5, ऑप्शन सी। दो पेंसिल, 2 पेंसिल, 3 पेन और 4 12 रुपया है। 2 पेंसिल, 2 पेंसिल, 3 पेन, 3 पेन और 8, रुको जी, 3 पेन और 8 रबर। 8 रबर का 12 रुपया है। ठीक है। 8 पेन, 8 पेन, 8 पेन, 10 पेंसिल, 10 पेंसिल, 10 पेंसिल, 10 पेंसिल, 10 पेंसिल, 10 पेंसिल, 8 पेन, 8 पेन और 4 रबड़। 4 रबड़ का है 36 रुपया। 3 पेंसिल और 3, तो देखो सबसे पहले क्या करोगे? बहुत सिंपल है। 2 पेंसिल, देखो, 2 पेंसिल, पेंसिल, पेंसिल प्लस 4 पेन प्लस 8 रबर 12 रुपया। 8 पेंसिल, 10 पेंसिल, 10 पेंसिल प्लस 8 पेन प्लस 4 रबड़, क्या है? 36 रुपया। ठीक है। तो देखा जाए तो इसमें दो से अगर तो हमसे पूछ रहा है 3 पेंसिल, 3 पेन और 3 रबर। तो सबसे पहले इसमें क्या करो? 3 पेन
तीन पेन 36 रुपया। कॉमन देखो क्या है। कॉमन सबसे पहले हमें, अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 36। तो 3 पेन है ना, तो यहां से काट दो, देखो इसको काट दो, इसको एक काटोगे तो पेंसिल प्लस 2 पेन प्लस 4 रबड़ बराबर कितना हो जाएगा, 6। 6 और यहां से आ जाएगा 2, 2 पेंसिल प्लस 4 पेन प्लस 2 R बराबर 18। 18 फिर क्या हो जाएगा, फिर देखो यहाँ से दो दो कैंसिल होगा, 5 आएगा, 5। कैसे किया। ओ, से बनाया, देखो देखो फिर से बना, समझ गया समझ गया। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हाल फिलहाल के लेटेस्ट पेपर क्वेश्चन है, लेटेस्ट का है, प्रीवियस ईयर डाला हुआ, शायद ये पेपर में आया था, हमको याद है। देखो बहुत सिंपल है। दो पेंसिल, 2 पेंसिल, 2 पेन प्लस 8 रबर बराबर कितना है, 12। फिर है 10 पेंसिल, 10 पेंसिल प्लस 8 पेन प्लस 4 रबर के हैं 36, सबको मल्टीप्लाई ऐड कर दो, तो ये 12 पेंसिल हो जाएगा, ये 10 पेंसिल हो जाएगा, और ये 4 था ना, 4 था, 4 रबर, 4 रबर, तो ये 12, 12 पेंसिल हो जाएगा। 12 पेंसिल कितना हो जाएगा, 8 और 4 48। 8 पेन था, 4 पेन था, ये 4 पेन था, 4, तो ये भी 12 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 12, 12, 12 गया, पेंसिल प्लस पेन प्लस रबर, यह रबर रबर, तो यह कितना बचेगा, 4। और 3 से करना है मल्टीप्लाई, तो 12। 3 है, 3 से, 3 3 के पूछ रहा है, तो 12। कोई कोई गाय बिल्ली नहीं है, कोई गाय बिल्ली नहीं है, बिल्ली नहीं है, कोई गाय बिल्ली नहीं है, और सभी बिल्लियां मूछे हैं, और सभी बिल्लियां मूछ है। तो कुछ गाय बिल्लियां है, कुछ गाय बिल्लियां है, तो कोई गाय बिल्लियां नहीं है, और सभी बिल्लियां मूछे हैं, तो बोल रहा है कुछ गायें बिल्लियां हैं, कुछ गायें बिल्लियां हैं नहीं। जब कुछ नहीं है तो ये भी नहीं। कुछ गाय की मूछ है, कुछ गायें की मूछ है, ये भी नहीं। ना तो ये कोई भी निष्कर्ष नहीं निकालता, 99 के बी। ये है आपस में बदलने पर क्या आएगा, आपस में दो चिन्हों को आपस में बदलना है, तो डी से चलते हैं, डी से। तो डी, 9 + 3 -15 डिवाइड 5 और गुने 8, ये हो जाएगा 12 -3 गुने 8, 18 की 24, नहीं। सी आओ, सी। सी में क्या हो जाएगा, सी में आ जाएगा 9 - 3 माइनस प्लस 15 गुने 5 डिवाइड बाई 8, तो 6 + 15 गुने बाई, नहीं ये नहीं होगा, 9, 9, 9, 9, 9 × 27 -15 गुना, गुना को प्लस और भागा,
ये भी तो ऑप्शन ए, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इस तरह से कंप्लीट हो गया भाई, धन्यवाद सबका।